नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नेपाल में जेन जी या जेड की बगावत अचानक पूरी दुनिया के जितने हुक्मरान हैं, हर देश के राजा, हर देश के नेता, हर देश के चुने हुए प्रतिनिधियों के कान खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। दुनिया में पॉलिटिशियंस ये सोचते हैं कि हम नैरेटिव सेट करेंगे, हम तय करेंगे कि जनता को क्या करना है और जनता हमारे इशारे पे नाचेगी। और कभी कभी वो जनता का मूड देखकर उसके पीछे भी लग जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जनता जब अपनी पे आती है तो बड़े बड़े शहंशाह ज़मीन पे पड़े दिखाई देते हैं। नेपाल का पूरा घटनाक्रम जानना बहुत ज़रूरी है कि कितनी तेज़ी से वहाँ पर ये आग लगी है। कल मैंने आपको बताया था कि नेपाल में सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूसरी जगहों को बंद कर दिया गया है और ये कितना खतरनाक है, इस पे भी हमने बात की थी। सुबह 9 बजे आप सोचिए, इकट्ठे होने शुरू होते हैं लोग। मैतीगर मंडला है काठमांडू के पास में, वहाँ पे एकदम शांति से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। युवा, छात्र और स्कूली यूनिफॉर्म पहने हुए सारे छोटे छोटे बच्चे। ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब फेसबुक नहीं चल रहा है, ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब यूट्यूब नहीं चल रहा है, ये तब इकट्ठे हो रहे हैं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रोक लगा दी गई है। और ये इकट्ठे होते होते बड़ी संख्या में पहुंच गए वहाँ पे। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी दूर दूर तक नहीं था, ना किसी का झंडा था, ना कोई आइडियोलॉजी थी। सिर्फ स्वतः स्फूर्त लोग अपने आप से खड़े हुए थे। और ये अपने आप में दिखाता है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो लीडर हैं, दरअसल वो फॉलोअर हैं और जनता का मूड भांप के नाच मुजरा करते रहते हैं। फरमाइशी प्रोग्राम है उनकी विचारधारा। खैर, 3 घंटे में इस जगह पे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और मीडिया पे लाइव कवरेज आनी शुरू हो गई कि ये भीड़ जो है ये रिकॉर्ड भीड़ है और इतनी भीड़ जिसमें हज़ारों लोग मौजूद हों, इससे पहले कहीं नहीं देखी गई थी। और वहाँ पर जो नारे लग रहे थे वो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और सोशल मीडिया से रोक हटाने के खिलाफ थे। दोपहर 1 बजे अफरा तफरी मचती है। कुछ लोग इस भीड़ में मोटरसाइकिल गैंग टाइप के बाइकर्स शामिल हो जाते हैं और ये भीड़ कूच करती है नेपाल के संसद भवन की तरफ। कोई नेता नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, किसी भी आंदोलन के लिए कोई एक संगठन और एक कोई लीडरशिप ज़रूरी होती है। अगर नहीं होगी तो आंदोलन खड़ा होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोग भी बगैर किसी नेता के आंदोलन था, बगैर किसी विचार की डोर से बंधा हुआ, और एक छोटी सी मांग थी और ये पार्लियामेंट्री बिल्डिंग पहुंच गए और वहाँ पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें हुई हैं। कहीं पे 40 के मरने का आंकड़ा है, कहीं पे 30 के मरने का आंकड़ा है, कहीं पे 100 के घायल होने का आंकड़ा है, कहीं 125 के घायल होने का आंकड़ा है। और ये लोग संसद के अंदर घुसने चल दिए और घटना स्थल पे अफरा तफरी मच गई। अब मृतकों में कई युवा हैं, कई छात्र हैं और नेपाल का जो हाल है वो इसके पूरी इस घटनाक्रम के बीच में आपको एक दिन का दिखता है। ये लोग बैरिगेड्स पे चढ़े, नारे लगाए, रबड़ के बुलेट इन पे चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब ये जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आहट है। इस पूरे मारपीट के बाद में, इस पूरे कांड के बाद में वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और ये कहा गया कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा छात्रों पे, मतलब एक कुर्बानी ले ली छात्रों को संतुष्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को, या जेन जी को, इसको जेन जी कहा गया तो जेन जी को संतुष्ट करने के लिए। इस प्रोग्राम में आगे जाके आप समझेंगे कि जेन जी क्यों कहते हैं इसको, जेन वाई क्या होती है, वगैरह वगैरह। ये केवल सामान्य जानकारी के लिए। लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि जिस जगह पे ये घटना हुई है वो जगह भारत से एकदम सीमा से लगती है, यानी नेपाल हमारा पड़ोसी, और हमारे आसपास के सारे देशों में जन विद्रोह, जन आक्रोश के इस तरह सड़कों पर उतरते और पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेने के कई उदाहरण हमने देखे हैं। और ये उदाहरण आप याद कीजिए, श्रीलंका में क्या हुआ था 2022 में, अर्गल्या आंदोलन हुआ, वहाँ की इकोनॉमी वीक हुई। श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट पे आधारित थी, हमारी भी धीरे धीरे इंपोर्ट पे ही आधारित कर दी गई है, आपको पता है।
और हुआ ये कि इंपोर्ट अगर चीज़ें करनी हो, चाहे डीजल हो, चाहे खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, तो डॉलर से आता है। अब आपके देश के पास डॉलर की आमदनी हो नहीं रही थी, वहाँ कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। कोविड के टाइम पे पैसा खर्च करने के लिए जो वहाँ रूसी और दूसरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके ज़रिए डॉलर आया करता था, और वो पैसा ख़त्म हो गया। अमेरिका ने, IMF ने श्रीलंका को लोन नहीं दिया कि भैया देखो तुम्हारी इकोनॉमी चलती है, इस वक्त तुम्हारे पास डॉलर नहीं है, लोन ले लो, सामान इंपोर्ट करो, काम चलाओ। पता चलता है कि पीछे क्या खेल होगा। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि इससे संकेत मिलते हैं कि सरकारी बदलने के रिजीम में किस तरह से इन लोगों का हाथ होता है। बहरहाल वहाँ पर गोटा गो होम, आपको याद होगा कि कैसे गोटा राजपक्ष जो थे वहाँ के, गोटाबाया राजपक्ष, उनको खदेड़ दिया गया, राष्ट्रपति भवन में भीड़ घुस गई, पूरा तोड़ताड़ के सारा सिस्टम रख दिया, सारे नेता भागते नजर आए और एक अंतरिम सरकार बनी। लेकिन अगेन किसी एक वैचारिक डोर से बंधे हुए लोग नहीं थे, तो सिस्टम नहीं बदला, रिजीम नहीं बदला, सिर्फ सरकार में नेता बदल गए और उसी तरह से फिर से देश चलने लग गया। हमारे पास पाकिस्तान का उदाहरण भी है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान में कब विद्रोह हुआ? इसके बाद, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की जनता सड़कों पर थी और वहाँ पर युवा और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों ने इस मामले को बहुत बढ़ाया और सरकारी ठिकानों पे, सेना के मुख्यालय पे भी हमले हुए। वही भ्रष्ट लोग, वही आर्थिक संकट की बातें, और इन लोगों ने इमरान खान को हटा दिया था। म्यांमार में भी 2021 में जब सेना ने वहाँ लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया, वहाँ पे भी ये हुआ था। और वहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए, VPN के ज़रिए लोग जुटे। VPN क्या होता है? VPN का मतलब समझ लीजिए कि मैं अपने मोबाइल से कोई चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन पता ना पड़े कि मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ, तो मैं अमेरिका के मोबाइल के IP एड्रेस से ये काम कर दूंगा, फ्रांस के IP एड्रेस से कर दूंगा। उसके लिए लोग अपने मोबाइल में VPN ऐड डाल लेते हैं। जैसे कई लोग पाकिस्तान की खबर सुननी हो तो अभी क्या चल रहा है वहाँ पर नहीं सुनने को मिल रहा है, और क्योंकि भारत में ब्लॉक है वहाँ की साइड, तो आप VPN डाल के लोग देख लेते हैं उसको। खैर, तो वहाँ पर भी यही हुआ म्यांमार में, और वहाँ पर भी जो सैनिक तानाशाही हुई थी उसने लोगों पे गोलियां चला के मारने की कोशिश की। यानी अपने आसपास आप देखें कैसे रिजीम बदल रहा है। जनता इमरान खान के साथ थी, सरकार में एक फौजी तानाशाह बैठ गया जो अमेरिका की पसंद है। और अभी बहुत सारी नई जानकारियां आ रही हैं, मैं उस पर आज वीडियो बनाने वाला था, ये खबर आ गई है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपना फौजी बेस बना लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को हमने देखा। बांग्लादेश का आपको याद है, बांग्लादेश में कैसे हुआ, अचानक ये जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी तरह तरह से चुनाव जीत जाती थी, सारे चुनावों में धांधली, विपक्ष ने बहिष्कार कर लिया, उसके बाद जीत गई, शान से रहती थी, मोदी जी को इतना ठेके वेके देती रहती थी, एक पड़ोस सेट मतलब अडानी को, सब करके उसने ठीक से रखा हुआ था। आखिर में क्या हुआ बांग्लादेश में? कोटा सुधार आंदोलन, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पुलिस फायरिंग हुई छात्रों पे, उसके बाद में समान अवसर, बेरोजगारी, सत्ताधारी, तमाम सारी चीज़ें हुई। मैं डिटेल में जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किस तरह से वो गुस्सा सिर्फ वो प्रधानमंत्री नहीं, उसके दोस्तों के ऊपर भी उतरा। अब वो यहाँ गाजियाबाद और कहीं पे रहती हैं, वो अपना काम चला रही हैं। मालदीव में, वो भी पास में ही हैं। चीन भारत खींचतान के बीच में असंतोष हुआ, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, सरकार पर आरोप लगे कि उसकी विदेश नीतियाँ गड़बड़ हैं। भारत के खिलाफ भी आंदोलन हुए। भूटान में बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं हुए, लेकिन डिजिटल सेंसरशिप वगैरह को लेकर युवाओं की आवाज़ लगातार तेज हो रही है। मसलन की बात यह है कि हमारे आसपास के सारे इलाके हैं, वहाँ पर इस असंतोष के खिलाफ जनता खड़ी हो रही है। दूसरे चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, पूरे 1 सदी 1.5 सदी के इतिहास में सबसे ज़्यादा काम के घंटे गैर कानूनी वाले नहीं, कानूनन बनाने वाला भारत पहला देश बन गया है। कोई परवाह नहीं, आदमी के बच्चे मरते हैं तो मरें, मेरे उद्योगपतियों का फ़ायदा होना चाहिए। काम के घंटे जो 8 घंटे होना चाहिए वो, और आज से नहीं 100 साल से ज़्यादा हो गए ये नियम बने दुनिया में, उसको हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। उस पर दूसरे चैनल पे वीडियो आप देख लीजिएगा। अब ये जेन जी क्या है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल जिसके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जीवन जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके आधार पर उस एक पीढ़ी को कुछ
एक सिंबल दे देते हैं। जैसे कि एक बूमर जनरेशन कहलाती थी, बेबी बूमर। ये जनरेशन वो थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुई। परमानेंट नौकरियां, लाइफ टाइम जॉब जैसे कल्चर से ये जुड़ी रही, सरकारी नौकरी टाइप के से। घर खरीदने, ज़मीन जायदाद बनाने और पेंशन सुरक्षा पे इसका ध्यान होता था। ये पीढ़ी है 1946 से 64 के बीच में जो लोग पैदा हुए। 1964 तक पैदा होने वाले लोग बूमर कहलाते थे, क्योंकि इनको लगता था एक सेटल लाइफ होनी चाहिए, घर होना चाहिए और हमको दफ्तर जाना, काम करना, परमानेंट नौकरी। इस तरह के कल्चर में जीने वाले लोग थे। उसके बाद आई जेन एक्स, यानी जो लोग 65 के बाद 80 तक पैदा हुए वो जेन एक्स कहलाए। वो 80-90 के दशक में बड़े हुए, टीवी, वीडियो गेम, कंप्यूटर और केबल कल्चर के वो पहले साक्षी थे, यानी इन्होंने ये एक्स फैक्टर इनके साथ था, तो ये जेन एक्स कहलाए। और कैरियर और फैमिली बैलेंस को ये महत्व देते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, भाई जितना नौकरी जरूरी है उतना हमारे परिवार भी जरूरी है। इसके बाद में जनरेशन वाई आई, इसको मिलेनियन जनरेशन भी कहते हैं, जो 81 से 96 के बीच में जो लोग आए, 1981 से 96 के बीच में, इन्होंने अपने आप को मोबाइल और फ़ोन के दौर में और इंटरनेट के दौर में जवान होते देखा। ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने देखा और सोशल मीडिया की शुरुआत इनके टाइम में हुई, चाहे वो ऑर्कुट हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक है। नौकरी बदलने और वर्क लाइफ बैलेंस के ये पैरोकार हैं जेन वाई। अब बात आती है जेन जी की, जिसने ये सब किया। जेन जी मतलब कल के लौंडे, अगर एक तरह की भाषा में समझा जाए, लेकिन ये जो हैं सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। 97 के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो सारे जेन जी हैं, यानी आज के युवा। 97 से 12 के बीच में पहचान पूरी तरह से डिजिटल, इनको इंटरनेट, स्मार्टफोन, यूट्यूब, टिकटॉक इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। इसी के साथ ये बड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सब चीज़ें, तेज़ी से कनेक्ट होने, मोबाइल की सुविधा, ये सब चीज़ें इनके साथ रही हैं। जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी और गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग हैं। वही जाके बांट आया, 4 जगह पे पहुँचाया ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये वो जनरेशन है। और इसके बाद भी एक जनरेशन अल्फ़ा आ गई है, जिसको 2013 से जिसका शुरुआत है, वो है जो वर्चुअल रियलिटी, एआई, वीआई के बीच में जीने वाली जनरेशन है। इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। बहरहाल, तो जेन एक्स आप समझ गए। जेन एक्स कौन लोग होते हैं? जेन जी कौन लोग होते हैं? जिन्होंने ये पूरा आंदोलन किया, जो 97 के बाद पैदा हुए। अब हम इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट समझते हैं। देखिए, सरकारें अपना जो नियंत्रण है सिस्टम पे, वो कायम करने के लिए सारी सीमाएं तोड़ती हैं, किसी भी हद तक गिरती हैं। और ये गिरने की हद इन सभी जगहों ने देखी। यहाँ जो नेपाल में आंदोलन हो रहा है, ये इस बात के लिए आंदोलन हो रहा है कि जो डिजिटल आज़ादी है वो जनता के बीच में सूचनाओं को डेमोक्रेटाइज किया गया, यानी सबके हाथ में चीज़ें पहुंची। मीडिया किसी एक लाला की जेब में नहीं रहा, मीडिया कुछ बड़े घरानों की जेब में नहीं रहा। मीडिया आके जनता के बीच में आया और पत्रकार लोग इंडिपेंडेंटली अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने लग गए। एंटरटेनमेंट भी कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउस, कुछ फिल्मी सितारों के पास नहीं रहा। लोगों ने अपने हिसाब से इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंटरटेनमेंट जो है उस तरह से बनने लगा। नॉलेज, पहले ये होता था कि भाई किसी को पढ़ाने, लिखाने, समझाने के लिए वो गिनती के कॉलेजेस वॉलेजेस होते थे, उसी में आप जा सकते हो, वहीं आप सिखा सकते हो। अब हर आदमी को गुरु बन गया। खान सर जैसे लोग इस देश के गुरु हो गए एक तरह से देखा जाए तो। विकास दिव्यकीर्ति जैसे लोग। और ये कैसे बने? ये इस एक समानांतर क्रांति के कारण, सोशल मीडिया की क्रांति के कारण बने। तो क्या हुआ कि मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ, और जब मीडिया डेमोक्रेटाइज हुआ मतलब वो जनता के हाथ में गया, जनता की ताकत में मीडिया आ गया। और जनता के हाथ में मीडिया गया तो सरकार के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। 10 औद्योगिक घरानों के हाथ में हो, जैसे गोदी मीडिया है, उसको पता है भाई विज्ञापन भी बंद हो जाएंगे और केस भी हो जाएंगे, तो जो सरकार कहे वैसे ताताथैया करो। लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादा बड़ा है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, उसमें खराबियाँ भी हैं, फेक इन्फॉर्मेशन भी आती, सारी चीज़ आती है। उसके बावजूद
वो डेमोक्रेटिक है। अगर देश में फेक लोग रहते हैं तो फेक इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, समझदार लोगों को उसको पकड़ के समझना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो कंट्रोल है ना इन लोगों का कम हो रहा है। इनका कंट्रोल कम हो रहा है तो इनके जो आका बैठे हुए हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं उनका कंट्रोल कम हो रहा है, और जो वहां बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल करने लग गए हैं। जैसे कि देखिए, मैंने कल पोस्ट किया था फेसबुक पे, मेरे सामने गिनती से एक के नीचे एक 5-10 ऐसे पोस्ट थे जिनको ना तो मैंने फॉलो किया है, ना मैंने सब्सक्राइब किया है, ना मैंने वो मेरे फ्रेंड है, उसके बावजूद आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि विदेशी कंट्रोल में ना आ जाएं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन के बीच में जनता के हाथ में जो पावर आई है, नेपाल की सरकार ने उसको छीनने की कोशिश की, और ये जो छीनने की कोशिश की ये नेपाल की सरकार पे भारी पड़ी है। जो वहाँ पे इस वक्त सरकार है वो सरकार बाहरी समर्थन से चल रही सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं। ये वहाँ की जो लोग उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि मामला पूरी सत्ताधारी बिरादरी का है, इसलिए वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, वरना सरकार कभी भी गिर सकती है। और अभी भी खतरा है कि कल परसों में सरकार गिर ना जाए। अभी लोग ये देख रहे हैं कि 1-2 दिन में क्या पता सेटल डाउन हो जाए, शांति हो जाए, तो मामला बन जाए। लेकिन नेपाल के नौजवानों ने एक दुनिया भर को रास्ता दिखाया है और ये बताया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के खूंटे से बंधे हुए बगैर भी जनता सड़कों पर आ सकती है, और जनता आती है। लेकिन जहाँ जहाँ जनता आगे जाती है, अरब स्प्रिंग में भी हमने देखा, वो रिजीम तभी बदलता है जब वहाँ उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल चीज़ हो या कुछ विदेशी खेल हो जाए। लेकिन अगर आप एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको एक दिशा अगर मालूम है तो आप जम के रहते हैं। देखिए, अब बांग्लादेश में बना दिया ना उस आदमी को, वो उसको कुछ आता ही नहीं चलाना, सरकार सब गड़बड़ हो गया, स्टूडेंट निकले हुए थे। इसी तरह से चीज़ें होने लगती हैं। पाकिस्तान में देखिए, कुचल गवा के बंद कर दिया। श्रीलंका में क्या हुआ, जिससे गोटाबाया के खिलाफ गुस्सा था वो गोटाबाया हटा, उसके बाद शांति हो गई। एक ऐसे करके कुछ बना दिया गया टेम्पररी टाइप का सरकार, बात खत्म, सब अपने काम में लग गए। तो आंदोलन बगैर दिशा के, बगैर विचारधारा के, बगैर आइडियोलॉजी के कोई बड़ा बदलाव ला नहीं पाते हैं। लेकिन ये आंदोलन जरूर बता रहे हैं कि भैया सावधान हो जाओ। भारत की सरकार के लिए ज़रूर समझदारी की बात यही होगी, भैया तुम्हारे दाएं बाएं ऊपर नीचे जनता कभी भी सड़क पे आ जाती है, थोड़ा तमीज़ में आ जाओ, उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। आज चुनाव आयोग को बहुत तगड़ा झटका लगा है, और अब शायद बिहार में तो कम से कम वोट चोरी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, मैंने बहुत सरल तरीके से करने की कोशिश की है। नमस्कार, जय हिंद।